जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पिछले टॉपिक में बेहतरीन तरीके से रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानकारी दी, किस प्रकार निषेचन होता है। कल मैंने आपको सैरोगेट मदर के बारे में बताया था कि सैरोगेट मदर वह होती है यानी किराए का गर्भाशय, यानी आपको किराए पर किसी गर्भ को किराए पर लेने को ही हम सैरोगेट मदर बोलते हैं। टेस्ट बेबी के बारे में भी कल मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताया था। भाई जी, अब अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम होता है ज्ञान इंद्रियां। क्या होता है? ज्ञान इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां क्या होती हैं, सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। इससे पहले आपको मैं बता दूं कि जो विद्यार्थी नए हैं उनके लिए बता दूं कि भैया जी अपने दो बैच चल रहे हैं। एक का नाम है कौन सा, कहना सर जी, एक का नाम है राम सेतु बैच, जो कि आपको 4 बजे इसका वीडियो मिलती है। और अगर हम बाहुबली बैच की बात करें तो इसकी जो वीडियो का टाइमिंग होती है वो लगभग 2 बजे का टाइम, दोपहर के 2 बजे। शेड्यूल पहले ही मिल जाता है आपको, नोटिफाई भी कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। याद रखिएगा, यदि आप सोचते हैं कि नहीं हम जीवन में तरक्की करने का कार्य करना है तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बाहुबली बैच तथा राम सेतु बैच दोनों में जुड़ने का कार्य करना होगा और अपने जीवन से कष्ट हटाने का कार्य करेंगे आप। याद रखें, महत्वपूर्ण बात यह है, यदि आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं तो वीकली रिवीजन तथा डेली रिवीजन है बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान दीजिएगा। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपने कितना पढ़ा है, महत्वपूर्ण यह है कि आपको कितना याद रहता है। एग्जाम में सब ने भैया बहुत कुछ पढ़ा होता है लेकिन याद बहुत कम लोगों को होता है। बस कन्फ्यूजन आ जाता है कि ये वाला ये बी लगाएं कि सी लगाएं, बी लगाएं कि सी लगाएं। बस ऐसा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ने का कार्य कर रहे हैं जिससे कि आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न ना हो। और आज हम बात करेंगे ज्ञानेंद्रियाँ क्या होती हैं, सभी के बारे में आज मैं आपको जानकारी देने का कार्य करूंगा। आप समझिएगा, बहुत मेहनत लगती है। आप लोग समझते हैं ना कि ये 10 मिनट की वीडियो, 15 मिनट की वीडियो, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लिखना पड़ता है, सेटअप लगाना पड़ता है, वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है, फिर एडिटिंग थोड़ी बहुत, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन फिर भी मैं अपने लिए, आप लोगों के लिए समय निकालने का कार्य करता हूँ कि आप लोगों के भविष्य के साथ कहीं ना कहीं यूट्यूब की दुनिया में खिलवाड़ हो रहा है। और मैं यह चाहता हूं कि आप फ्यूचर एकेडमी XYZ से जब भी आप पढ़ें तो आपके जीवन का उद्धार, यानी आप एग्जाम की खोपड़ी में विजय का परचम लहराने का कार्य करें। आते हैं सीधा टॉपिक पर, ज्ञानेंद्रियां आखिर क्या होती हैं। शरीर में वैसे अंग जो बाहरी वातावरण का ज्ञात कराती हैं, बाहरी वातावरण को ज्ञात कराती है, इसी को हम ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। जैसे कि सुगंध यानी परफ्यूम की खुशबू आपने देखा होगा, बाहरी वातावरण है ये। क्या है? यदि बाहरी वातावरण यानी कोई परफ्यूम छिड़कता है रूम में, या क्या बोलते हैं रूम स्प्रे वाला वो ही आता है ना, ये सारी चीज़ें बाहर का जो वातावरण का पता करता है। तो कौन पता करता है? नाक पता करती है, तो इसको क्या बोलेंगे? ज्ञानेंद्रिय बोलेंगे। बाहर के वातावरण का पता हमें आंखें भी बताती हैं, तो एक इसका बहुत बेहतरीन उदाहरण आंखें भी आपको देखने को मिलता है। बाहरी वातावरण का हमें कान भी बताते हैं कि भैया क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है। सारी जो भी ज्ञानेंद्रियाँ हमें बाहरी वातावरण के बारे में बताती हैं, जो भी ज्ञानेंद्रियाँ हमें बाहरी वातावरण के बारे में ज्ञान कराती हैं या ज्ञान देती हैं, उन्हीं को हम ज्ञानेंद्रियाँ कहते हैं। इनकी जो संख्या होती है कहीं ना कहीं 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। महत्वपूर्ण तरीके से तो 5 ही होती है। अब समझिए कौन कौन सी। देखो, अभी मैंने आँख बताया, कान बताया, नाक बताया, एक जीभ होगी, एक त्वचा होगी। कहना सर जीभ किस प्रकार बताइए आपने? देखो, जीभ बाहरी तो ही है, जैसे कि पिज्जा बर्गर खा रहे हैं आप, पिज्जा खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, तो ये क्या है? बाहरी वातावरण, बाहरी चीज़ों को बता रहा। चटपटा है कि नमकीन है कि मीठा है, सारी चीज़ों को ये कौन बताता है? आपकी जीभ बताती है। खुशबू को, स्मेल को, सारी चीज़ों को कौन बताता है? आपकी नाक बताती है। जबकि त्वचा भी आपको सर्दी का एहसास, गर्मी का एहसास कराती है। ये बाहरी वातावरण, सारी चीज़ें हुई ना बाहरी वातावरण। इसके अलावा आपके शरीर में ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जो कि बाहरी वातावरण को ज्ञान कराता हो। कान हो गया, आपको मैंने बता दिया, कान, नाक बता दिया, आँख बता दी। अब समझिएगा, स्टार्ट करते हैं पहले आँख से। आँख पे किस प्रकार कार्य करती है समझिएगा। मानव का जो नेत्र होता है, मानव नेत्र उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। जो मानव का नेत्र होता है भैया जी, वह उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। नेत्र का सर्वाधिक अपवर्तनांक, नेत्र का जो सर्वाधिक अपवर्तनांक होता है, नेत्र का जो सर्वाधिक अपवर्तनांक होता है वो चमकीले वाला भाग होता है ना, जो वो आंखों का लेंस कहलाता है। चमकीले वाले भाग को हम क्या कहते हैं? आंखों का लेंस कहते हैं।
और इसी का सर्वाधिक अपवर्तनांक होता है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? मानव नेत्र किस लेंस की भांति कार्य करता है? भैया जी ये वाला चैप्टर जब लेंस वाला आएगा ना आपके में, तब आपको इस चीज को बहुत बढ़िया तरीके से फिजिक्स में आएगा। ये सारा चीजें फिजिक्स से हम पढ़ाएंगे ना आपको, तो लेंस वाला जो चैप्टर आएगा ना सारी चीजें आपको बताएंगे इसमें। लेकिन अभी भी आप थोड़ा सा जान लीजिए जब आ गया है तो मानव जो नेत्र होता है वह उत्तर लेंस की भांति कार्य करता है। मानव नेत्र किस लेंस की भांति कार्य करता है? कहना सर जी जो मानव नेत्र होता है ना वो उत्तर लेंस की भांति कार्य करता है। किस लेंस की भांति? उत्तर लेंस की भांति कार्य करता है। नेत्र का सर्वाधिक अपवर्तनांक, नेत्र का सर्वाधिक अपवर्तनांक जल्दी बताइए। नेत्र का सर्वाधिक अपवर्तनांक होता है चमकीले भाग, जो चमकीला भाग होता है ना, चमकीले भाग वाला आंखों का लेंस होता है, आंखों का लेंस होता है। सर्वाधिक अपवर्तनांक किसका होता है? चमकीले वाले भाग का। सर्वाधिक अपवर्तनांक किसका होता है? सर जी चमकीले भाग का होता है। इसके बाद बात करें जब लेंस पर मांस की पतली परत चढ़ जाती है, जब लेंस पर पतली परत छा जाती है या चढ़ जाती है तो उसको मोतियाबिंद कहते हैं, नामक बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। आपको बता दें उम्र के साथ हमारी आंखों में एक पतली सी मांसपेशी की परत चढ़ने लगती है जिसको मोतियाबिंद की बीमारियां कहते हैं, और ये बूढ़े लोगों में हो जाती है। अक्सर सभी बूढ़ों में आपको यह देखने को मिलेगी। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि आंखें, वो कहते हैं हमारी दादी की आंख बन गई। आंख बनने का मतलब ऐसा नहीं है। आंख बनने का मतलब यह है कि जो आगे की मांसपेशियां है ना, जो मांसपेशियां एक पतली सी परत चढ़ गई, जो उस परत को काट कर निकाल दिया जाता था जिससे कि आपको साफ दिखे। समझे ना? अब समझ में आ गया होगा कि दादा दादी की आंख कैसे बनती है, क्या होता होगा वहाँ पे। तो बस कुछ नहीं होता है, आपकी आंख को ड्रॉप को बढ़िया तरीके से आंख को साफ किया जाता है, फिर उस परत को देखा जाता है और परत को आराम से कट कर दिया जाता है और निकाल दिया जाता है, और बस छोटी सी बात होती है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, ऑपरेशन के थ्रू छोटा सा है। तो आपको बता दें जो मानव का जब मानव लेंस पर एक मांस की परत चढ़ जाती है तो उसको मोतियाबिंद नामक बीमारी से ग्रसित हो जाता है। आंखों के ऊपर एक पतली पारदर्शी परत होती है। आंखों के ऊपर कैसी परत होती है? कहना सर जी पतली पारदर्शी परत होती है। पतली पारदर्शी परत होती है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कॉर्निया कहने का कार्य करते हैं। इस सारी चीज़ों के बारे में फिजिक्स में आपको बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में देखने को मिलेगा। अब बता दें आंखों के ऊपर एक पतली पारदर्शी परत होती है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया किसे कहते हैं? कहना सर जी आंखों के ऊपर एक पतली सी परत, पारदर्शी परत होती है, उसी को हम कॉर्निया कहते हैं। नेत्रदान में क्या किया जाता है? नेत्रदान के समय कॉर्निया का भाग, कॉर्निया को दान किया जाता है। नेत्रदान में क्या दान किया जाता है? कहना सर जी नेत्रदान में कॉर्निया को दान कर दिया जाता है। किस चीज को दान किया जाता है? कहना सर जी कॉर्निया को दान कर दिया जाता है। अगर हम बात करें आंखों का पिछला जो भाग होता है उसको रेटिना कहते हैं। आंखों की जो पिछले वाले भाग यानी आंखें के पिछले वाले जो भाग को हम रेटिना कहने का कार्य करते हैं। आंखों के पिछले वाले भाग को क्या कहते हैं? कि सर जी आंखों के पिछले वाले भाग को हम रेटिना कहते हैं। प्रतिबिंब सदैव रेटिना पर बनता है। प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? प्रतिबिंब सदैव रेटिना पर बनता है। बहुत सारे लोगों की समस्या हो जाती है कि उनको आगे का, दूर का, पास का कहते नहीं, कम दिखना या दूर का नहीं दिखता, पास का नहीं दिखता। तो इसमें मतलब दो प्रकार की कंडीशन पाई जाती है। देखो पहला होता है कि निकट दृष्टि दोष और दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो साफ दिखती हैं, नजदीक की वस्तुएं साफ नहीं दिखती हैं, तो इसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। और जबकि हम निकट दृष्टि दोष की बात करें तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो साफ दिखती हैं, बशर्ते दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखती हैं। तो ये हो गया आपका निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो दो प्रकार के दोष पाए जाते हैं, बहुत, और दो प्रकार के दोष पाए जाते हैं। इसके अलावा आपको बता दें एक रोग ऐसा भी पाया जाता है जिससे उन्हें चीजें टेढ़ी दिखाई देती हैं। जैसे कि मान लो ये मार्कर है, ये हम सीधा पकड़े तो उन्हें हल्का सा ऐसा दिखाई देगा। तो इसके लिए भी एक लेंस होता है, कट वाइज लेंस लगाया जाता है जिससे कि उन्हें एंगल सीधा देखे, उनको भी चश्मा लग जाता है ना। समस्याएं बहुत सारी हैं। मोतियाबिंद की समस्या हो गई, ये तो फिर भी ठीक हो जाती है। कलर ब्लाइंडनेस, ये तो सबसे बुरा रोग है ना। कलर ब्लाइंडनेस में लाल को हरा देखने लगता और हरे को लाल देखने लगता, अंधेरे में ना देखे को रात में ना देखे, ऐसी प्रकार की बीमारी हो जाती है। ये जितनी भी बीमारी है जेनेटिकली होती है, यानी ज़्यादातर ये आपके पेट से ही आपको मिलती हैं। अगर कोई दिक्कत हो जाती है ना, या फिर आपके पिताजी के पिताजी में हो, या ये बस वो तो पूरी चेन पर डिपेंड करता है आप क्या चीज़ें लेके आ रहे हो, या आपके डीएनए में क्या है। सारी चीज़ें पहले से मेमोरी कार्ड में फंसा के आप में लोड कर दी जाती हैं, फिर देखा जाएगा आगे जो होगा।
तो आप समझ गए होंगे कि हमें आंखें जब दान करनी होती है तो कौन सा हिस्सा दान करते हैं, कहना सर जी कॉर्निया को हम दान करते हैं। आंखों का जो पिछला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, कहना सर जी आंखों का जो पिछला भाग होता है उसे हम रेटिना कहते हैं। आंखों के पिछले भाग को क्या कहते हैं, कहना सर जी रेटिना कहते हैं। प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर बनता है, लेकिन ये रेटिना पर जब नहीं बनता ना, जैसे रेटिना के आगे बन जाए या पीछे बन जाए तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष की आपको शिकायत होने लगती है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठता है, फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री चाहे बायोलॉजी हो, दोनों से बहुत महत्वपूर्ण है। रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब होता है वस्तु से तो छोटा होता है, वास्तविक तथा उल्टा होता है। वस्तु से छोटा वास्तविक तथा उल्टा होता है, वस्तु से छोटा वास्तविक तथा उल्टा होता है। कहना सर जी कैसे, सुनो, आपकी आंखें इतनी सी क्लियर, आप इतने बड़े गेट को देख पा रहे, तो प्रतिबिंब कहीं ना कहीं वहां पर छोटा बना होगा जब तो आप देख पा रहे, नहीं तो चीजें कैसे देख पाओगे। इतनी बड़ी तो आपकी आंख भी नहीं, इतना बड़ा मार्कर है, पूरे मार्कर को देख पा रहे, पूरे कमरे को देख पा रहे, तो ये आखिर कैसे देख पा रहे। हमारी आंख तो इतनी सी है यार, इतने से कैमरे में हम कहीं मोबाइल का कैमरा है उससे पूरा कमरा हो जाएगा क्या भैया। इसका जो प्रतिबिंब जो पिक्सल होता है, जो फोटो होती है ना, वो छोटी होती है, प्रतिबिंब में सी क्या बोलती है, छोटी बन के आंखों पे जाती है और वही दिमाग पे सिग्नल भेजने का कार्य करती है। तो वस्तु से छोटा बनता है, यानी किसी भी वस्तु को हम देखते हैं उससे छोटा बनता है, वास्तविक बनता है, यानी जो रियलिटी होती है वही होती है, और उल्टा बनता है। उल्टा ऐसे बनता है जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी फोटो को क्लिक करते हैं तो अगर आपको इस गाल पर तिल होगा तो फोटो में इस गाल पर तिल आ जाएगा, इस गाल पे नहीं आएगा, इस गाल पे तिल आ जाएगा। फोटो में आप चेक कर सकते हैं। आपके जब भी घर के आईने को देखते हैं ना, तो जब भी आप मांग वगैरह करते हैं तो आपका जो चेहरा ये वाला भाग होता है वो इधर हो जाता है और ये वाला भाग होता है इधर हो जाता है, बशर्ते समझ में नहीं आता है आपको, है ना। तो क्या होती है, चीजें उल्टी होने लगती हैं। तो ये वाली चीज समझ में आ गई होगी। इसके बाद बात करेंगे हम परितारिका। परितारिका होता क्या है समझिए, आंखों में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है, उसी को हम परितारिका बोलते हैं। आंखों में जाने वाली जो, आंखों में क्या जाता है कि ना सर जी, आंखों में जाने वाली जो प्रकाश है ना, आंखों में जाने वाला जो प्रकाश है उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। कहना सर जी किस प्रकार, जैसे कि आपने देखा होगा दोपहर में अगर आप धूप में खड़े हैं और उसके बाद कमरे में जाते हैं तो आपको अंधेरा अंधेरा दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि देखो आपकी जो परितारिका है ना, परितारिका कुछ इस प्रकार की रहती है, ये प्रकाश का पॉइंट होता है और ये आप समझो, अगर आप धूप में हो तो ये जो सिकुड़ कर है ना, छेद है ना जो प्रकाश जाने का नियंत्रित करने का, वो बिल्कुल छोटा हो जाएगा। और जबकि आप अंधेरे में जाएंगे ना, बिल्कुल अंधेरे में, तो ये क्या है, यानी प्रकाश को अंदर तक जाने के लिए तो जो क्या करेगा, जो छेद होगा ना वो फैलकर बड़ा हो जाएगा, जिससे कि प्रकाश ज़्यादा मात्रा में पहुंच सके, आपको अंधेरे में भी दिख सके। और उंजेले में क्या करता है कि प्रकाश कम पहुंचे, इससे अगर ज़्यादा पहुंचेगा, इतनी तेज रोशनी में ज़्यादा तेज पहुंचेगा तो क्या होगा, हमारी आंखें खराब होने लगती हैं। तो ये सिकुड़कर छोटा हो जाता है, और जब प्रकाश नहीं होता तो सिकुड़कर बड़ा फैलकर बड़ा होने लगता है। तो ये होता है इसमें। तो ये कौन नियंत्रित करता है, कहना सच है परितारिका नियंत्रित करती है। कौन करता है, परितारिका। आंखों में जाने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का जो कार्य होता है वह परितारिका करती है। अधिक तीव्रता वाले प्रकाश अधिक तीव्रता वाले प्रकाश में सिकुड़ जाता है। ऐसा इसमें 3 रंग होते हैं, यही मैंने बताया ना, अधिक जब प्रकाश होगा ना तो ये सिकुड़ने लगेगा। यह 3 रंग का होता है, पहला काला, नीला तथा भूरा। इसी से हमारे रंग का कलर डिसाइड होता है, यानी हमारी आंखों का कलर कौन सा होगा यह डिसाइड कौन करता है, कहना सर जी परितारिका करता है। और परितारिका करता है जो आंखों का कलर होता है, या काला होता है, या नीला होता है, या भूरा होता है, 3 में से कोई ना कोई होता है, इसके अलावा कोई नहीं होता। इसके बाद बात करेंगे पुतली। यह जो आइरिस के बीच में क्या है, आइरिस के बीच में पाया जाता है। यह पुतली है जो बिल्कुल आइस की यानी आंख होती है ना, उसके बीच में पाया जाता है। पुतली क्या होती है, आंख के बीच में पाई जाती है। क्या पाई जाती है, बीच में पाई जाती है। इसका रंग कैसा होता है, काले रंग का होता है, और इसी के रास्ते से प्रकाश आंखों में प्रवेश करता है। किस चीज के द्वारा आंखों में प्रकाश प्रवेश करता है, कहना सर जी पुतली के द्वारा आंखों में प्रकाश प्रवेश करता है। इसके बाद बात करेंगे स्क्लेरा क्या होता है समझिए। आंखों का बाहर दिखाने वाला भाग, आंखों की जो बाहर दिखने वाला भाग होता है ना, इसको बोलते हैं
स्क्लेरा, यह सफेद वाला भाग स्क्लेरा इस कहलाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज मैंने आपको बताई और कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण थी आपके जीवन के लिए। सारी चीजें एक बार रिवीजन करने का कार्य करेंगे। शरीर के वैसे हैं जो हमारे बाहरी वातावरण को याद कराते हैं या अनुभव कराते हैं, तो उसको हम ज्ञानेंद्रिय कहते हैं या 5 प्रकार की होती है। आँख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, त्वचा हो गया, जीभ हो गया। आँख की अगर बात करें मानव में तो लेंस की भांति कार्य करता है, सर्वाधिक खतरनाक चमकीले भाग में होता है। आँखों पर अगर मांस की परत चढ़ जाती है तो उसमें मोतियाबिंद नामक बीमारी हो जाती है। आँखों के ऊपर एक पुतली पारदर्शी परत होती है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। नेत्र दान करते समय हमें कॉर्निया को दान करना होता है। आँखों के पिछले वाले भाग को रेटिना कहते हैं। इसी पर सदैव प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब वस्तु से छोटा तथा वास्तविक तथा उल्टा होता है। अगर परितारिका की बात करें तो यह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है और यही रंग को भी डिसाइड करता है। यह 3 रंग का होता है, काला, नीला और भूरा। पुतली की बात करें तो यह आंख के बीच में होता है। यह रंग काले रंग का होता है। इसमें इसी के रास्ते प्रकाश है आंखों में प्रवेश करता है। स्क्लेरा की बात करें, यह जो आंख का जो बाहरी भाग है जो हमें दिखता है उसी को स्क्लेरा बोलते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से आज मैंने आपको चीजें बताई, ज्ञानेंद्रियों के बारे में बताया और अगली वीडियो में आप देखेंगे किस प्रकार पृथ्वी में क्या होता है। सारी चीजें कल मैं आपको बताऊंगा। याद रखिएगा, कल मैं चित्र के माध्यम से भी आपको थोड़ा सा बताऊंगा जिससे कि आपको चीजें बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए। महत्वपूर्ण बात है यदि यह है आपके लिए कि यदि आप वीकली रिवीजन तथा डेली रिवीजन में फोकस करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने का कार्य कर रहे होंगे। डेली रिवीजन करेंगे, वीकली रिवीजन करेंगे, डेली वीडियो देखेंगे, गारंटी दे रहा भाई क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के खत्म करोगे तुम। कोई बायोलॉजी में भी क्वेश्चन ना बचेगा जो आएगा ना, आपको सब कुछ आ जाएगा, गारंटी दे रहा है इस बात की भाई। में सेट पेपर लगा के देख लेना, पेपर में पेपर का रिएक्शन लेना, तो सेट पेपर लगाओ। आप लोग लगाते हो गए ना, हफ्ते का, वीकली का, मंथ का, डेली लगाते हो तो और अच्छा है। तो जो लगाते हैं उनसे पूछो, नहीं आ रहा हो तो कह देना, आप सारी चीज़ें आएंगी, बता रहा मैं बिल्कुल भी। किसी भी एग्जाम में पूरा फाउंडेशन बैच है, कोई दिक्कत नहीं होगी। सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे एसएससी की बात करें, चाहे एमटीएस की बात करें, चाहे रेलवे की बात करें, चाहे ग्रुप डी की, चाहे एमटी, किसी भी लेवल की, एसएससी हो, सीजीएल हो, अगर किसी भी एग्जाम में अगर आपकी बोलते हैं अगर बायोलॉजी या साइंस, इसके अलावा आपकी हिस्ट्री अगर उसमें आती है तो राम सेतु बैच हो चाहे बाहुबली बैच हो, इन दोनों बैचों से कभी भी कुछ भी बाहर नहीं आ सकता, गारंटी दे रहा भाई। 60 वीडियो हो गई, कितनी 60 वीडियो हो गई बाहुबली बैच की। बहुत बड़ा एक नाम, ये क्या होता है, एक नंबर होता है 60 वीडियो। और एक ही अभी पता सब्जेक्ट खत्म नहीं हुआ, अभी टॉपिक सब खत्म ना हुआ, अभी बायोलॉजी चल रही है, वो भी बहुत चलेगी, अभी 1-1.5 महीने चलेगी लगभग। बस बढ़िया तरीके से आराम से पढ़ते रहिएगा, आनंदित होते रहेगा, जीवन में आगे बढ़ते रहेगा। यही आपको बता दें जो नए विद्यार्थी हैं ध्यान रखिएगा उनके लिए कि भैया जी जो राम सेतु बैच है वो डेली का डेली 4 बजे होता है, जो बाहुबली बैच है वो डेली का डेली आपको 2 बजे देखने को मिलता है। और याद रखिएगा जो विद्यार्थी नए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर क्या के आइएगा अपने यार दोस्तों चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब और लाजवाब होने का आग्रह कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आगे बढ़ती रहिएगा, आनंदित होते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा।